अरे कितना नुकसान कर दिया इसने। देखो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना भी नहीं सिखाया क्या? सबिता जी गुस्से से बोली। बहू संभल कर काम नहीं कर सकती क्या? जानती भी हो कितना महंगा डिनर सेट था यह। तुम्हारे बाप के घर तुमने देखा भी ना होगा कभी ऐसा डिनर सेट। यहाँ भी कुछ फ्री में नहीं आया है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने दहेज में भी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दिया। हमारे अरमानों पर तो पानी ही फेर दिया। अगर हम पहले ही जानते कि तुम्हारे मायके वाले इतने गरीब हैं तो कभी अनुज का रिश्ता तुम संग नहीं जोड़ते। निशा के हाथों डिनर सेट की एक थाली गिर जाने से सासू माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुन निशा का दिल ही टूट गया। शादी को एक ही तो हफ्ता हुआ था। अभी अंदर कमरे से छोटी ननद मीना सुनकर बाहर जाकर बोली, माँ यह रिश्ता तो अब हो गया, कुछ नहीं कर सकते, मगर हाँ दूसरे भाई अमन के लिए बहुत सोच समझकर रिश्ता करेंगे। भगवान करे मेरी दूसरी भाभी दिखने में भी बहुत सुंदर हो और दहेज भी तगड़ा लाए ताकि हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो सके। देवर अमन कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अनुज भैया की तरह इतना सीधा नहीं हूँ कि गरीब घर की लड़की लाऊं। मैं तो ऐसी जगह शादी करूँगा जो लोग मालामाल भी हो और लड़की दिखने में भी कई गुना सुंदर हो। निशा ने पति अनुज की तरफ देखा तो अनुज भी चुप थे। निशा के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गिरे, मगर कोई चुप कराने तक ना आया। वैसे भी ऐसे लोगों से अपेक्षा क्या करना जो इतने कड़वे शब्द बोलते हो। आज निशा का पूरा दिन गुमसुम बीता। रात को जब अनुज कमरे में आए और निशा को उदास देखा तो वे बोले, घर वालों की बातों को दिल से ना लगाओ निशा, वे लोग बहुत लालची हैं, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी भर का गठबंधन जोड़ा है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? निशा ने धीरे से सिर हिला दिया। अब तानेबाजी का रोज का ही क्रम चलना शुरू हो गया। कभी देवर अमन, कभी ननद मीना, तो कभी सास सबिता जी कुछ न कुछ कह देते, जिससे निशा के दिन उदासी भरे बीतने लगे। बस एक बात की खुशी थी कि जिससे शादी हुई थी वह इंसान बहुत अच्छा है। अनुज शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह घर में कुछ झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए खुद भी शांत रहते थे और निशा को भी शांत रहने कहते थे। दिन महीने साल बीतते गए, मगर आज तो घर वालों ने हद ही कर दी। घर के जेवर गायब होने पर निशा से पूछताछ शुरू कर दी। अब अनुज भी तिलमिला उठे। वे बोले, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, मगर बस अब बहुत हो गया। आप लोग मेरी निशा पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? बेचारी हर रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रही, एक शब्द ना बोली। शायद यही वजह है कि आप लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई। चलो निशा, अब हम यहाँ एक पल ना रुकेंगे, बोलकर अनुज ने अपना और निशा का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिन में छोटे भाई अमन की शादी का कार्ड मिला, मगर घर से कुछ फ़ोन नहीं आया। निशा अनुज से बोली, जो भी हुआ भूल जाते हैं। अमन की शादी में हम नहीं जाएंगे तो
अच्छा नहीं लगेगा। आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। अनुज बोला, घर वालों को भी तो ऐसा लगना चाहिए था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। सिर्फ कार्ड भेजने से क्या मैं चला जाऊँगा? क्या अब मैं इतना पराया हो गया हूँ कि कोई मुझे एक फ़ोन करने तैयार नहीं है? अनुज नहीं माना और वे लोग शादी में नहीं गए। 2 महीने बाद सबिता जी का निशा पर फ़ोन आया। वे बोली, जो हुआ सब भूल जाओ और अपने घर फिर से लौट आओ। पहले तो निशा समझ नहीं पाई कि अचानक सासू माँ इतना प्यार क्यों बरसा रही है। जब उसने सब अनुज को बताया तो अनुज को भी सुनकर हैरानी हुई और आखिर निशा के समझाने और मनाने पर अनुज घर चलने को तैयार हुआ। निशा घर आई और पहली बार देवरानी स्वाति से मिली और सोचने लगी, घर वालों और देवर जी ने जैसा चाहा था वैसी लड़की मिली है। देखने में स्वाति बहुत सुंदर थी और दहेज भी तगड़ा लेकर आई थी। 2 दिन में ही निशा समझ गई कि स्वाति घर में किसी की भी सुनती नहीं है, बल्कि अपना हुक्म चलाती है। घर का एक काम नहीं करती और सभी को जो मन में आया वह बोल देती है। निशा ने आकर जैसे ही रसोई संभाली, सभी घरवाले खुश हो गए, जैसे शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब निशा वापस आ जाए। निशा गाय जरूर थी मगर बेवकूफ़ नहीं। आज भी घरवालों ने उसे सिर्फ ज़रूरत के लिए याद किया था। उन्होंने जैसी चाही वैसी बहू तो वे ले आए थे, मगर यह दूसरी बहू सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आस पड़ोस से पता चला कि घरवालों ने स्वाति की सुंदरता और दहेज की बहुत तारीफ कर रखी थी और वही निशा का तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता था। मगर आज फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी निशा से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अनुज भी सब कुछ समझ चुका था। अनुज निशा से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी इतनी अनजान क्यों बन रही हो? निशा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अनुज बोला, इन लोगों ने हमें बस यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने बुलाया है। इनकी दूसरी बहू स्वाति ना तो रसोई में कुछ मदद करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है, इसलिए इन्हें अब तुम्हारी याद आई है। निशा बोली, अनुज मैं भी सब कुछ समझ चुकी हूँ, मगर अगर ऐसे हालात में हम भी इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे के बहू हैं, क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? अनुज बोला, सच निशा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, जो सब कुछ जानते हुए कि मेरे घर वाले कितने स्वार्थी और लालची हैं, फिर भी उनकी मदद करने की सोच रखती है। जिस घर ने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के लिए आज भी इतना कुछ करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है निशा। शायद मैं तुम्हारे इन उपकारों का बदला कभी ना चुका पाऊँ। निशा बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारा यह गठबंधन इतना मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता और हमें हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना है। अचानक अमन और स्वाति के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी कमरे की ओर दौड़े तो देखा स्वाति अपना सामान लिए बाहर निकल रही है। सबिता जी बोली, बहू क्या हो गया? तुम ऐसे सामान लिए कहाँ जा रही हो? स्वाति बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ।
मैं इस गठबंधन और 7 फेरों से अपने आप को आज़ाद करती हूँ। और हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में जो भी चीज़ें दी है वह सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्द ही कुछ नौकर भेजेंगे, मेरा एक एक सामान लौटा देना। अमन स्वाति के पैर पड़ गया। सविता जी रोने लगी और ननद मीना बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मगर आप ऐसे घर छोड़कर ना जाएं। सविता जी बोली, बहू हमारी कितनी बदनामी होगी अगर तुम ऐसे चली गई तो। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या हमने तुम्हें शिकायत का कोई मौका दिया? स्वाति बोली, माँ जी मैं एक ही शर्त पर रुकने को तैयार हूँ। अगर मैं और आपका बेटा अपने अलग घर में रहें, मैं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मा पापा के पास इतना पैसा है कि मैं अपने लिए अलग से 10-10 नौकर रख सकती है। मैं यहाँ क्यों सबके साथ रहूं? जो अमन कुछ देर पहले कमरे में झगड़ रहा था, उसने भी स्वाति से हाँ कह दी और बोला, स्वाति मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए यह घर छोड़ने तैयार हूँ। और दोनों साथ चले गए। सविता जी माथे पर हाथ रखकर एक जगह बैठ गई। उन्होंने दुख भरी नज़रों से निशा की तरफ देखा। निशा आज भी यूं ही चुपचाप खड़ी थी जैसे वह पहले खड़ी रहा करती थी। सविता जी निशा के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा समझा, मगर आज मुझे यह एहसास हो गया कि तुम हमारे घर का असली हीरा हो। स्वाति अपना सारा सामान लेकर अमन को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई और सविता जी ने उन्हें फिर कभी दोबारा ना बुलाया ना रोका। आखिर उन्हें हीरे और पत्थर के बीच का फ़र्क जो समझ आ गया था। वे बोली, हीरा जिस तरह दूर से चमकता है उसी तरह स्वाति भी मुझे दूर से चमकती हुई लगी थी और निशा उस पत्थर के समान थी जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने निशा बहू तुम्हें कितना सताया है, जिसके बदले में तुम कभी पलटकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि पलटकर जवाब देना तुम्हारे संस्कारों में नहीं था। सविता जी कभी अमन को फ़ोन करती तो अमन भी ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह स्वाति से बहुत डरता था। गलती से भी स्वाति को अगर पता चल जाता कि अमन अपने घर वालों से बात करता है तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देती। मगर वहीं दूसरी तरफ निशा थी जो अनुज को उसके घर वालों से एक रहने की सलाह देती। सविता जी आज निशा की सारी बातें मानती है और उसे प्यार भी करती है। दूसरी बहू ने आकर सास की आंखें खोल दी थी। दोस्तों, ससुराल में उस बहू को सम्मान दिया जाता है जो ज़्यादा दान दहेज लेकर आती है। उसकी एवज में उसकी हर सही बात को माना जाता है और बदले में वह उस घर को कभी अपना नहीं मानती। उसे इस बात का घमंड होता है कि वह दहेज देकर आई है। वहीं दूसरी बहू को गरीब समझकर उसको धुतकारा जाता है, उसकी बेइज्जती और निंदा की जाती है, पर अंत में उसी का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।